सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर कैसा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। देखो, अभी हमने पहले देखा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में कि किस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर से लोग फिर शिफ्ट हो गए सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर किस तरीके से लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया और लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर फिर कैसे इमर्ज हुआ। यानी अब यहाँ पर क्या होगा ना, प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी में तो आ गए, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में भी सेकेंडरी सेक्टर से लोग आ गए। ठीक है, यानी सेकेंडरी से टर्शियरी में फिर लोगों का शिफ्ट होना। ठीक है, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। Over the 40 years between 1973 to 24 and 2013 to 14, while production in all three sectors has increased, ठीक है, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in year 2013 to 14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. बात करते हैं 1973 से 24 और 2013 टू 14 के बारे में। तो यहाँ पर एक ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ठीक है, सारे सेक्टर्स में। ठीक है, और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इन ऑल दिस थ्री सेक्टर्स। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। और एज इसके रिजल्ट में 2013 से 14 में टर्शियरी सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग प्राइमरी सेक्टर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 2013 से 14 के बीच में, यानी जो ईयर है 2013 से 14, इस ईयर में टर्शियरी सेक्टर सबसे टॉप पे था। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शियरी सेक्टर। यानी टर्शियरी सेक्टर क्या था, ये सबसे टॉप पे था, यानी टर्शियरी सेक्टर ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल सी व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। टर्शियरी सेक्टर इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है? ठीक है, देखो, हमने ये देखा कि सबसे पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जिस तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह आए, फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, और फिर टर्शियरी सेक्टर धीरे धीरे सेकेंडरी को पीछे छोड़ दिया और टर्शियरी सेक्टर सबसे टॉप पे पहुंच गया। राइट, तो ये टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है इंडिया में, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, बेसिकली इसके चार रीजन एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, उन चारों को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहला रीजन ये है, देयर आर सम बेसिक सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक सर्विसेज हैं एंड गवर्नमेंट नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सर्विसेज। और गवर्नमेंट की ये नीड, यानी गवर्नमेंट को ये काम देखना, यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सर्विसेज को फुलफिल करे, लाइक हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर लोग रहते हैं तो उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को गवर्नमेंट को फुलफिल करना होता है। ठीक है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स में से है जैसे हॉस्पिटल हो गए, बैंक्स हो गया, ठीक है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी होती है, यानी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कराए। ठीक है, और ये बेसिक सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट हुआ है, इतना बहुत ग्रो किया है। दूसरा रीज़न ये है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। देखो, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ एंड इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो वैसे में क्या हुआ कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, हमें ट्रेड करते हैं उन चीज़ों को ताकि हमें फिर बेनिफिट मिले, या फिर स्टोर करते हैं। ठीक है,
तो इन सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है टर्शियरी सेक्टर, यानी ट्रांसपोर्ट जैसे सुविधा, स्टोरेज जैसे सुविधा या फिर ट्रेड, ये सारी टर्शियरी सेक्टर ही हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यानी जिस तरीके से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बढ़ा, तो उसके बाद से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा, ट्रेड, स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटीज आई। यानी कह सकते हैं कि इन सारी सर्विसेज, यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड एंड स्टोरेज। यानी डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का एंड इंडस्ट्री का, और इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ किसका, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ट्रेड का, स्टोरेज का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एज द इनकम लेवल ऑफ पीपल इंक्रीजेज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। देखो कहते हैं ना, जब पैसा होता है ना तो अलग अलग इच्छाएं जगती हैं इंसान की। ठीक है, और पैसे नहीं होते हैं वो इच्छाएं नहीं होती हैं। इंसान सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हो जाता है जो कुछ भी उसके पास होता है। लेकिन जैसे पैसे आने लगते हैं, इंसान की ख्वाहिशें और बड़ी होने लगती हैं। सेम उसी तरीके से जब कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के पास पैसे आने लगे, उनकी डिमांड इंक्रीज होने लगे, वो अलग अलग सर्विसेज को मांगने लगे, लाइक टूरिज्म फैसिलिटीज उन्हें चाहिए होने लगी, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए होने लगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी लाइनें लगानी होती हैं। ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे, ऑफकोर्स वो प्राइवेट में भी जा दिखा सकते थे पैसे से। तो इस तरीके से वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह डिमांड करने लगे, या फिर कहीं घूमने के लिए टूरिज्म जैसे चीज़ें को डिमांड करने लगे। शॉपिंग के लिए उन्हें शॉपिंग मॉल चाहिए होने लगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें जो उनकी अपनी लग्जरियस चीज़ें हैं, वो डिमांड करने लगे, इन जैसे सर्विसेज को डिमांड करने लगे, और इसके वजह से टर्शियरी सेक्टर में फिर से डेवलपमेंट हुआ। यानी टर्शियरी सेक्टर के डेवलपमेंट का कारण ये भी है। नेक्स्ट हमारा है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो certain new services such as those based on information and communication technology have been important and essential. The production of these services has been rising rapidly. देखो कुछ डिकेड से क्या हो गया, कुछ अलग अलग सर्विसेज आने लगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आज देखो सबके पास स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी ही तो है जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज थी बहुत पहले नहीं थी, ये कुछ डिकेड से चल रही हैं, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसेंशियल भी हो गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया कि तुरंत कोई खबर हमें किसी और को देनी होती है, हम तुरंत कॉल करते हैं। ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती, हम नहीं कर पाते। हमें इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचाने के लिए चिट्ठियां लिखनी होती, इस तरीके की अ, जो सर्विसेज हैं पहले नहीं थी। और आज हमारे पास ये सर्विस है कि हम तुरंत किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन सारे जब सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हुए, तो सडनली टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इन इंडिया। ठीक है, और आज ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ आईटी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। ठीक है, नाउ वी विल सी वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, यानी अधिकतर लोग कहाँ एम्प्लॉयड है। अगर सपोज दैट इंडिया में 100% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो 100% में 75% पीपल कहाँ इंगेज्ड हैं, या फिर 80% पीपल कहाँ इंगेज्ड हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखो अगर बात करते हैं 1977 से 78 की, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, लाइक 71% पीपल जो थे प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, यानी वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिली थी, तो प्राइमरी सेक्टर में। फिर टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट थी उनकी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर बहुत कम एम्प्लॉयमेंट देता था। बट नाउ अगर देखते हैं तो रेशियो थोड़ा सा चेंज हुआ है।
यहाँ पर अगर 17-18 की बात करते हैं तो 44% यहाँ पर गिरावट आई है एम्प्लॉयमेंट में। कहाँ पे गिरावट आई है? तो ये आई है प्राइमरी सेक्टर में। और फिर सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, 25% हुआ है, ठीक है, और 31% हुआ है टर्शियरी सेक्टर में। तो इस तरीके से जो ग्राफ है थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले के मुकाबले, ठीक है। डेवलपमेंट है तीनों सेक्टर में, तो वो हुई है। लेकिन अगर बात करते हैं पीपल की एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा सा घटा है और 44% आ गया है। सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ा है और टर्शियरी सेक्टर में भी बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं कि लोग कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो हमने वहां पर एक ग्राफ के माध्यम से तो देख लिया कि किस तरीके से लोग कौन से सेक्टर में कितने एंगेज्ड हैं, बट यहाँ पर एक कहानी है। लक्ष्मी की जो एक फार्मर होती है, ठीक है, उसके पास 2 हेक्टेयर के लैंड होते हैं एंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करता है उसका पूरा खेती, चाहे पूरा उसका कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो है पूरा रेन पे डिपेंड करता है। ज्वार और अरहर की खेती वो करती है, ठीक है। इसी घर में 5 मेंबर है, ठीक है, और पांचों क्या करते हैं, खेत में ही काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। ऐसा क्यों? देखो, उनके पास कोई और जॉब नहीं है, कहीं उन्हें और जॉब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एक ही खेत में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक काम, हर एक इंसान अपना काम अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कर रहा है। यानी उस खेत में 2 या 3 इंसान भी होंगे तो पूरा काम हो सकता है, लेकिन वहां पर 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग इसलिए हैं क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, उनका लेबर एफर्ट्स को डिवाइड कर रहा है, यानी वो कम एफर्ट लगा रहे हैं ना, एक इंसान अपने पोटेंशियल से कम एफर्ट लगा रहा है क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया गया ना। जहां पर 3 या 2 लोगों की जरूरत थी वहां पर 5 लोग आ गए तो काम और इजी हो गया ऑफकोर्स। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। सब लोग थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं, यानी मैंने बोला है अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ये सिचुएशन क्या कहलाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। देखो इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इंसान के पास काम नहीं होता है ज्यादा, थोड़ा थोड़ा ही काम करता है। यानी जहां पर 2 लोग काम कर सकते हैं वहां पर 5 लोगों को जबरदस्ती रखा जाता है और 5 लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। कोई इंसान फुली काम नहीं करता है अपने पोटेंशियल अपने हिसाब से, ठीक है। यानी एक इंसान को जितना करना चाहिए वो इंसान उतना ना करके अपने काम को कम करता है, यानी काम बंट जाता है बाकी लोगों में। और इस तरीके के इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि लगता है पीपल काम कर रहा है बट दे आर नॉट वर्किंग इन एक्चुअली, राइट, एंड दे आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल। This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. देखो इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंसान काम कर रहा है बट दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। वो जबरदस्ती कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after the small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. देखो क्या हुआ, जो 5 लोग थे ना एम्प्लॉयड, जबरदस्ती के एम्प्लॉयड थे, ठीक है, 3 लोग भी वो मिलकर काम कर सकते थे। तो क्या हुआ कि जब सुखराम ने 2 या फिर एक जो
काम कर रहे थे खेतों में लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी के फैमिली मेंबर से ले लिया और अपने खेतों में बोला काम करने के लिए और उनको पैसे दिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि लक्ष्मी के घर एक्स्ट्रा पैसे आए, ठीक है। क्योंकि जो छोटे से प्लॉट में लक्ष्मी काम कर रही थी पांचों मेंबर के साथ, वो जरूरी नहीं था कि पांच मेंबर ही देखे, वो दो या तीन मेंबर भी देख सकते थे क्योंकि प्लॉट इतना बड़ा भी नहीं था। तो दो पीपल के वहां से हटने पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा प्रोडक्शन पे और एक्स्ट्रा इनकम भी हुआ, ठीक है। देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, और ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं इंडिया में लक्ष्मी के जैसे। इसका मतलब ये है कि जब हमें we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer। क्योंकि जब एग्रीकल्चर से कुछ लोगों को हटाते हैं ना और किसी और सेक्टर में भेजते हैं तो भी हमें क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। दिस अंडर दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। और देखो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, वो और सेक्टर्स में भी है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ये जो वर्कर्स हैं वो सर्विस सेक्टर में जाते हैं इन अर्बन एरियाज और सर्च करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। और काम मिलता है तो कभी करते हैं, नहीं मिला तो नहीं करते हैं। तो ये सारी समस्याएं सिर्फ लक्ष्मी की नहीं थी, और भी वर्कर्स हैं उनके साथ में है, अलग अलग सेक्टर्स में है, ठीक है। They are employed as painters, plumbers, repair person and other doing odd jobs. Many of them did not find work every day। यानी कुछ लोगों को अगर काम मिल गया तो वो कर लेते हैं, कुछ लोगों को अपने मनपसंद काम नहीं मिलता है फिर वो नहीं करते हैं। तो यानी ये समस्याएं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं अभी भी हैं। अगर हम कुछ लोगों को खेती से हटाकर किसी और सर्विस में भी भेजते हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो अलग अलग सेक्टर्स में भी है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों के पास भी पहुंच पाए और लोग बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच।